नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट में जहां मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीद थी, तो वहीं बजट से मुंबई के लोगों को कोई खास राहत मिलती नजर नहीं आई। न ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया और न ही कोविड योद्धाओं के लिए कोई ऐलान किया गया। सोहित मिश्रा ने कई लोगों से बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जो बजट का ऐलान किया है, उसे जो सैलरीड पीपल हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो किस तरह से देखता है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़्यादा ऐलान नहीं किया गया है। लोग सोच रहे थे कि शायद उनके जो इनकम है उसमें कुछ छूट मिले, जो टैक्सेस है उसमें कुछ कटौती हो। हालांकि टैक्सेस बढ़े भी नहीं हैं लेकिन कम भी नहीं हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से जानने की कि वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पर जब ये कोविड के बाद ये बजट आया है। मैम, आपका नाम बता दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये बजट को आप किस तरह से देखते हैं। श्योर, डॉक्टर शिल्पा देसाई, C4 इंटीग्रेटेड से बात कर सकती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि कभी भी देश के लिए तो सब अच्छा ही सोचते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी की ओर देख रहे हैं, सीतारमण जी भी उसी की ओर देख रहे हैं। बट जब हम बजट को जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं, बात करने के लिए सब कुछ सही लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है। तो 65,000 करोड़ जब भी उन्होंने हेल्थ केयर के लिए, सेक्टर के लिए डाला है, या उन्होंने बोला है अब न्यूट्रिशन के साथ सप्लीमेंट भी दिया जाएगा, तो उसका क्या स्पेसिफिकेशन है। क्या वो वापस फार्मा इंडस्ट्री को डायरेक्ट कर रहे हैं, या वो आयुष को डायरेक्ट कर रहे हैं, या वो नॉर्मल एक्चुअली सप्लीमेंट्स देने की बात कर रहे हैं। तो उसका स्पेसिफिकेशन भी होना चाहिए। हेल्थ केयर में वुमेन और बच्चों का तो पहले से चल ही रहा है, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट वो बच्चों को क्या दे रहे हैं। क्या बच्चों के लिए एक स्पेशल सिस्टम निकल रहा है जो स्कूल में इम्प्लीमेंट होगा। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो? एब्सोल्युटली, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोविड के बाद हमारे यूथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा यूथ ही है जो हमारी धरोहर है, जो हमारा फ्यूचर बनाएगा। तो यूथ वेलनेस प्रोग्राम कहाँ है। आपके लिए ये बजट, आप क्या सोच रहे थे इस बजट से, और इस बजट को आप किस तरह से देखते? सर, मेरा नाम शलाका मासावकर है और मैं उद्योजिका है, मतलब स्मॉल एंटरप्रेन्योर कि मैं वही सोच रही हूँ कि छोटे छोटे मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल है या हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को टैक्स वगैरह जो भरना पड़ता है, तो वो थोड़ा मतलब बहुत भारी होता है हमारे लिए कि मतलब जितना हम लोग कमाते नहीं उतना हम लोग को वो देना रहता है। तो वो थोड़ा सोचने की बात है कि थोड़ा मतलब करना जरूरी लगा था कि उसमें करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा है। और जैसे अपने घरेलू जो सिलेंडर है तो उसका भाव तो बढ़ते ही जा रहा है, तो बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है सबके लिए। और लॉकडाउन या कोविड के जो चल रहा था तो वो ज़्यादा ही मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मैम, आपकी क्या उम्मीदें थी और आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम शिफा शेख है और मैं एक छोटी एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा वैदिक लश करके एक स्किन केयर ब्रांड है। तो जैसा गवर्नमेंट ने ना बजट में कुछ इंक्रीमेंट किया है ना, मतलब लेकिन ये जो कोविड के क्राइसिस के वजह से जो हम लोगों को एक्स्ट्रा मतलब पे करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल कभी हमारा रॉ मटेरियल आता है तो वो हमारा कोरोना सेफ्टी के वजह से है ना, वो लोग एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा रहे हैं हमको। तो इट बिकम्स एक्चुअली क्या होता है कि मतलब ऑलरेडी लोग इतना फेस कर रहे हैं, उनके पास वो मतलब इतना बजट नहीं रहता है कुछ एक्स्ट्रा खरीदने का। प्लस आप हमारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतने बढ़ रहे हैं कोरोना की सेफ्टी के वजह से। हमको भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है, तो उसमें एक्स्ट्रा हमारा पैसा मतलब स्पेंड होता है। तो उस वजह से अगर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर को कुछ सब्सिडी या कुछ एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट मिलता तो हमारा भी मतलब ग्रोथ के लिए कुछ मतलब वो हो जाए। आपकी क्या उम्मीद थी? हाँ सर, एक्चुअली उम्मीद तो मतलब बहुत है, बजट बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारे इम्प्लीमेंटेशन होते होते हमें जब तक मिलेगा ना तब तक नेक्स्ट बजट आएगा, ऐसा लग रहा है। बेसिकली मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए काम करती हूँ और मैं देख रही हूँ ना कि मेरे जितने भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो है वो GST अब तक मतलब उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन बहुत सारे इशू उनको फेस करने पड़े। अगर वो लोग GST अप्लाई करते हैं तो एक तरफ से GST उनको लेना है और दूसरी जगह पे GST उनको पे करना है, लेकिन इसके बीच में ना जो CA के पास जाना, ऑडिट करना, उसके लिए अननेसेसरी उनका जो एक्स्ट्रा पे हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है ना, तो वो सोच रहे कि यार इससे अच्छा है ना कि हम लोग बिजनेस में ना ही पड़े। तो उस तरह से
मतलब हम लोग इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात की गई थी, आप कह रहे हैं कि वो अभी तक हुआ नहीं हुआ है। मेरा नाम साइली भोसले है, मैं एज अ डाइटिशियन वर्क करती हूँ। सो जैसे देखा जाए एज अ डाइटिशियन द मेन पार्ट इज़ फूड, बट अभी जैसे कि एक्सपेंसेस पोस्ट कोविड सभी बहुत बढ़ गए हैं। सो इनडायरेक्टली वैसे देखा जाए तो लोग जितना ख्याल रखना चाहिए हेल्थ का उतना भी नहीं रख पा रहे बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसेस एंड जो भी हाई हो रहा है। एंड दोज आर इंडिविजुअली प्रैक्टिसिंग एज अ डाइटिशियन बोलो या डेंटिस्ट बोलो, तो वी हैव टू पे रेंट्स ऑफ आवर क्लिनिक्स एंड एवरीथिंग। सो दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स जो है हम लोग अभी पोस्ट कोविड जो है फेस कर रहे हैं। तो आपकी उम्मीदें जो थी उस हिसाब से ये बजट है या नहीं? एक्चुअली वैसे देखा जाए जैसे मैम ने बोला कि है, बट अभी तक इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं आया है उसका एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे सर आपकी क्या उम्मीदें थी इस बजट से और क्या हुआ इस बजट? मेरा नाम शशिकांत है और मैं सामान्य एम्प्लॉयज़ हूँ। हमारी बजट से मतलब जो बजट है उसमें कुछ सुधार तो नहीं हुआ। मैडम ने बहुत अच्छा बजट निकाला है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो कोरोना के जो अभी कंडीशन चल रहे हैं उसमें से बहुत से लोगों के जॉब गए और जैसे हम लोग जैसे एम्प्लॉयज़ है उनका तो हम लोग को आधा सैलरी मिल रहा है। मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन थे। अभी क्या है, कोरोना में अपना ऑनलाइन चालू हो गया, बच्चों का स्कूल ऑनलाइन, जैसे टैब लेना है या उनको मोबाइल देना है, लैपटॉप देना है, तो कहाँ से खरीदेंगे उन लोग? ऊपर से मोबाइल अभी थोड़े महंगे हो गए। मतलब अभी सब लोगों को तो चाहिए कि घरों घरों में तो मोबाइल रहता ही है, लेकिन लैपटॉप कहाँ से रहता है? बहुत सारे लोगों को मुश्किल ये हो रही है कि ऑनलाइन है अच्छा है, मतलब फॉरेन में ज़्यादातर ऐसे ऑनलाइन होते हैं, ठीक है ये नया है ऑनलाइन ले लिया अपने क्लास में, लेकिन क्लासेस कितने बच्चों को बहुत मतलब फ़र्क पड़ रहा है उससे। और फीस तो उन लोग ले रहे हैं, फीस में ना कटौती की ना अपने इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कंसेशन दिया, जैसे कि आप बोले थे इलेक्ट्रिसिटी में देंगे, या मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उन्होंने हम कोरोना में बहुत फेस किया, लोगों के जॉब तक गए हैं। कोविड के बाद जिस तरह से लोगों ने जॉब लॉस की बात की या जॉब में कटौती की बात की या राहत की बात की, मिडिल क्लास के पास ऐसी कई सारी उम्मीदें थी। कुछ ज़रूर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। अधिकांश चीज़ों पर सवाल है कि ऐलान तो पिछले बजट में भी कई सारी चीज़ों का किया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं हो पाया है। तो मिडिल क्लास फ़िलहाल ये सारी चीज़ें या इस बजट को इस तरह से देख रहा है, अपनी अपनी चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से उन्हें जिस तरह की उम्मीद थी, फिलहाल जितने लोगों से हमने बात की, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात की, उनकी उम्मीदें कुछ हद तक ज़रूर पूरी हुई हैं, लेकिन जितनी उम्मीदें थी वो पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की। ये भी कहा कि स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ही इसका पायलट शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बता चुके हैं, लेकिन देश के बड़े सूबों में से एक मध्य प्रदेश के किसानों की बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग तिवारी। मध्य प्रदेश के रातीबड़ इलाके में जो यहाँ के कृषक हैं, मुख्यतः यहाँ पर गेहूं, चना, मक्का या फिर थोड़ा लहसुन वगैरह भी होता है, तो यहाँ पूछते हैं। सर आप अपना पहले नाम बता दीजिए और कितनी जोत में आपकी? क्षीरसागर शर्मा रातीबड़ से हूँ। अच्छा, मैं इस बजट से बहुत संतुष्ट हूँ। क्या क्या आप कितने एकड़ में खेती है? मेरी 3 एकड़ में खेती है गेहूं की। लेकिन जो कई किसान ये कह रहे थे कि कर्ज माफी हो जाए या फिर और कुछ जैसे मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, ऐसे तो कोई ऐलान हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है चूंकि बजट बढ़ा है इसलिए आप लोगों को बजट में किसी न किसी रूप में किसानों को दिया गया है। किसानों को मतलब अब ये ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, लेकिन किसी न किसी रूप में जो बजट बढ़ा है वो किसानों को दिया हुआ है। अच्छा। तो उससे हम संतुष्ट हैं। दादा आप आपका नाम बता रहे? वृंदावन शर्मा रातीबड़। अच्छा, आपका भी गेहूं ही है? हाँ, गेहूं, चना, मसूर। कितने एकड़ में होगा लगभग? 1.5 2 एकड़ में, करीबन 5 एकड़ जमीन। 5 एकड़ जमीन। तो आपको भी लगता है कि ये जो बजट है किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा? बजट का यही एक तरीका है। देखो, डायरेक्ट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं मिला जुला के दे दिया, मगर दिया तो है कहीं ना कहीं। अच्छा। तो किसानों का हर तरफ से फायदा है। हाँ, बस यही अपन चाह रहे थे, वो अब लगभग गवर्नमेंट सोच रही है किसानों के हित में। आपको लगता है कि सरकार सोच रही है? रातीबड़ का ये दूसरा इलाका है। यहाँ जो किसान जुटे इनकी दूसरी समस्या है कि मोटर और तमाम चीज़ें ख़राब हो गई हैं,
लेकिन यहाँ पर इनसे कम से कम समझने की कोशिश करते हैं। सर, एक चीज़ हुई है जिस पर बहुत ढिंढोरा पीट रही है सरकार की, कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि बजट था वो 16.5 लाख करोड़ का हो गया, तो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का इजाफा किया है। पर इसके अलावा कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि और कोई ठोस बात नहीं हुई है। जैसे जो किसान नाराज़ हैं, आपके साथी जो इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है मोटा मोटी ठीक रहेगा बजट? नहीं, सरकार से ये अपेक्षा थी, जो 16 करोड़ का जो इजाफा करा उन लोगों ने, पर ऐसा होना था। किसान पिछले 70 दिनों से मांग कर रहे हैं MSP को कानूनी जमा पे रहना, या मान लो किसान की तीनों कानून की मांगे जो भी उसमें संशोधन करना, एक संतोषजनक सरकार को जवाब देना चाहिए था कि आपको हम सरकारी MSP ये देंगे, इस पर MSP से नीचे अगर खरीदी होती है तो इसके लिए ये कानून है, व्यापारी का लाइसेंस व्यस्त होगा, या जो भी एक किसान को, या आपको हम ट्रैक्टर ले रहा हो तो हम आपको 1 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं ट्रैक्टर में। क्या है ये? अब आपको समझ में नहीं है तो हमें क्या हो? मेरा नाम उधम सिंह राजपूत है। उधम सिंह जी, कितने एकड़ की खेती? और मेरे पास छोटा सा किसानों से 5 एकड़ की किसानी है। अभी 500 फीट बोर करवाया था, मोटर फंस गई, उसी में लग गया 1 लाख रुपए। तो अब किसान तो वैसे परेशान है। सर, आपका शुभ नाम? मैं लीला किशन राजौरिया। लीला जी, कितने एकड़ की खेती आपकी? मेरी 2 एकड़ की खेती है। क्या आपको लगता है कि इस बार का जो बजट है, चूंकि इतने दिनों से आंदोलन हो रहा था, तो एक समाधानकारी दिशा में बढ़ता या उस दिशा में कुछ बातें होती, आपको लगता है कुछ ऐसा कहा वित्त मंत्री जी ने? नहीं, बजट अलग विषय है और आंदोलन अलग विषय है। बजट ये साल का आता है और हर साल आता है, और उसको बजट की दृष्टि से देखना चाहिए। आंदोलन अपनी जगह पर ठीक है, किसानों का वो अपना पर्सनल अपनी मांग है, किसानों का वो अपना अधिकार है। तो आपको लग रहा है कि जो है ठीक है? नहीं, जो बढ़ा के दिया है वो अच्छी बात है, लेकिन और देना था, और अच्छा होना, कुछ कसर रह गई जी, और भी अच्छा होना था बजट। हाँ। ये तो हम तो सोचते थे कि किसानों के बहुत खुशी होगी, पर लेकिन इतने में और निराश तो हो रहा है। निराश हो? क्या आपका शुभ नाम? लक्ष्मी नारायण वर्मा जी बोल। आप जैसे देख रहे हैं, एक पाइप आता है सिंचाई के लिए, पाइप आता है, उसको कॉलम पाइप बोलते हैं। मार्केट में 1 नंबर कंपनी का पाइप टेक्सोमो ले लो, आप किसान का ले लो, 530 रुपये में है, ठीक है ना। और जब गवर्नमेंट वही पाइप सब्सिडी में दे रही है तो व्यापारी कितने का दे रहा है? 800 रुपये का। और वही पाइप मार्केट में 500 का ले लो। तो ये सरकार को भी नुकसान है, किसान को तो है ही, पर कोई चीज़ डायरेक्टली आप किसान के खाते में दो ना। दादा, ये आपके साथी कह रहे हैं कि बजट ठीक है, कुछ कह रहे हैं ठीक नहीं है। मुझे बात नहीं आती, आपको नहीं आती? चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर किसानों को अंदर गांव में देखा आपने, उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, और यहाँ पर कुछ किसान कह रहे हैं कि ना काफ़ी है, कुछ और होना चाहिए था, सिर्फ आंकड़े बढ़ाने से बात बनती नहीं है। रातीबड़ से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बजट में सिल्क और कॉटन के धागों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। सरकार ने एक कदम यान उद्योग को बढ़ाने के लिए किया है, लेकिन बनारस के साड़ी व्यापारी इससे मायूस नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह फैसला उनके कारोबार को और चोट पहुंचाएगा। वाराणसी के तेलियाबाग इलाके में ये बुनकर बनारसी करघे में लगे हैंडलूम पर काम कर रहे हैं। यहाँ 10 हैंडलूम लगे हैं। लॉकडाउन में सभी बंद थे, अब 2 करघे पर काम चल रहा है। बाकी करघे इस इंतजार में थे कि बजट में धागे का दाम कम होगा तो उसे शुरू करेंगे, लेकिन इस बजट में सिल्क और कॉटन के धागे में कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इनकी मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई है। लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ है, इस बात का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बजट आएगा तो उसमें हम लोग को कुछ सहूलियत होगा धागे में, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। कस्टम ड्यूटी बढ़ जाने से जो हमारा माल बाहर से आता था चाइना का, और इंडिया का माल से चाइना का माल फिनिशिंग होता था, फाइन होता था, इसलिए हम लोग चाइना का माल यूज करते थे। लेकिन अब वो दाम बढ़ जाने की वजह से अब हम लोग के ऊपर भारी हो जाएगा बनवाने में। बनारसी साड़ियों के लिए 2 पीढ़ियों से जरी बनाने का काम करने वाले ये श्याम सुंदर हैं। ये भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि धागों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से उनके व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
पहले यहाँ पर अच्छे कोटि का कॉटन यार्न और अच्छे सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए था, तब जाके वहाँ पर ड्यूटी लगाते तो उसका फ़ायदा होता। अभी तो हमारे ऊपर एक तरह का बोझ हो गया है जो हमारे उत्पाद को प्रभावित करेगा और हमारे उत्पाद को महंगा करेगा। बजट पर बारीक नजर रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मानते हैं कि पहले अपने देश में धागा बनाने की इंडस्ट्री को संबल किया जाता तो ये कदम ज्यादा कारगर होता। हाई क्वालिटी का जो कॉटन यार्न है जो बनारसी साड़ियों में लगता है वो डिपेंडेंट है बाहर से, विदेश से आता है रॉ मटेरियल, वो यार्न आता है तब जाके हमारे साड़ियाँ बनती हैं। तो इस पे तो इनको कम करना चाहिए था कस्टम ड्यूटी, और इनको फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लगा देनी चाहिए थी कस्टम ड्यूटी कि हम बाहर से वो फिनिश प्रोडक्ट ना मंगाएं। इनको जो मशीनें हैं उनमें सब्सिडीज़ देनी चाहिए थी, उसमें कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ करनी चाहिए कि यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो और कैपेबल बन पाएँ। पीढ़ियों से बनारसी साड़ी व्यवसाय से जुड़े लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार विदेशों के तर्ज पर यहाँ भी ट्रेड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन बनाकर सभी व्यापारी को एक छाते के नीचे ले आए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा सुधार हो सकता है। भारत के अंदर व्यापार के लिए ट्रेड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन बना दिया जाए तो सारे के सारे व्यापारी एक छाते के नीचे आ जाएंगे और बिजनेस सिक्योर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों से ये मांग चल रही है कि एमएसएमई के अंतर्गत रिटेल जो दुकानदार हैं, खासतौर पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के, उनको भी शामिल कर लिया जाए तो प्रोडक्शन से लेकर आखिरी कड़ी तक एमएसएमई में आ जाएंगे तो ये सिलसिले की जो कड़ी है वो कहीं टूटेगी नहीं और एमएसएमई का पूरा लाभ होगा। सरकार ने अपने बजट में सिल्क और कॉटन के यार्न में जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है वो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा एक कदम नजर आता है, लेकिन बुनकर कहते हैं कि इस कदम को बढ़ाने से पहले सरकार देश में ही अच्छी क्वालिटी का सिल्क और कॉटन बनाने में आत्मनिर्भर बनाती तो ये कानून उनके लिए ज़्यादा मुफीद होता। फिलहाल तो अभी उन्हें ये दूर की कौड़ी लगती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।